अच्छा, सबसे पहले हमारे पास अगर इस चैप्टर का इंट्रो देखें तो हमारे पास क्लिनिकल रिफ्रैक्शन जो है एरर्स को डिटरमाइन करना, ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर्स को डिटरमाइन करना, उनको करेक्ट करने का जो प्रोसेस है इसको हमारे पास क्लिनिकल रिफ्रैक्शन कहते हैं। इस क्लिनिकल रिफ्रैक्शन में हमारे पास टू जो है मेजर स्टेप्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन होता है और सेकंड हमारे पास सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा मसल इम्बैलेंस को भी देखना जरूरी होता है, वो भी इस चैप्टर में माइन्यूट सा बताया हुआ है, तो वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन हमारे पास वो रिफ्रैक्शन है जिसमें हमारे पास पेशेंट जो है बिल्कुल भी आपके पास पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। थोड़ी सी अगर हेड एलिमेंट वगैरह मेंटेन रखे तो वो एक अलग बात है। इसके अलावा इसकी जो है हमारे पास ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होती, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो सकते हैं, तो हमारे पास उसमें 4 हैं, ठीक है। इंशाल्लाह रेटिनोस्कोपी को इसी वीडियो में देखेंगे। इसके बाद ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर है, ठीक है, हमारे पास। और इसके अलावा हमारे पास फोटो रिफ्रैक्शन है और हमारे पास 4th नंबर पे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड, तो उसको भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, सही है। सबसे पहले हमारे पास अगर रेटिनोस्कोपी की बात करें, इसके मुख्तलिफ नेम है हमारे पास। स्काइस्कोपी भी कहते हैं, शैडो टेस्ट, पिपिलोस्कोपी और कोरेस्कोपी भी से कहते हैं, इसके डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। तो इसके हमारे पास प्रिंसिपल जो है बुक में जो लिखा हुआ है टेक्निक ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, लेकिन ये बुक क्योंकि बहुत ही पुरानी है, 4th एडिशन की अभी तक चल रही है, इसलिए आजकल जो ज्यादातर है हमारे पास वो फोकॉल्ट प्रिंसिपल है। दोनों प्रिंसिपल ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। इन प्रिंसिपल को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ये इंस्ट्रूमेंट दिखा दूं कि ये हमारे पास जो है रेटिनोस्कोप है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक लाइट है, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत नजर आ रही हो, ठीक है। तो इसका हमारे पास प्रिंसिपल को समझते हैं कि यहाँ से जब भी हमारे पास एक मिरर के जरिए लाइट को रिफ्लेक्ट कराया जाए आई के अंदर, तो ये लाइट जो है उस डायरेक्शन में हमारे पास मूव करेगी जो कि हमारे पास आई का करंट रिफ्रैक्टिव स्टेटस होगा हमारे पास। इसमें एक और चीज भी आपको बता दूं कि ये जो एक इंस्ट्रूमेंट है फैंटम आई, ठीक है, इस फैंटम आई को जो है एज अ मैं रियल आई कंसिडर करूंगा। अगर कुछ किस्म की कैलकुलेशन अगर बतानी पड़ी तो इसका जो ये पॉइंट है अगर आप देखें तो इसको मैं एज अ आई प्यूपिल जो है कंसिडर करने वाला हूँ। प्रिंसिपल के बाद हमारे पास रेटिनोस्कोपी की जो ऑप्टिक्स है हमारे पास, इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो इल्यूमिनेशन स्टेज है, जैसे कि दिख रहा है कि ये एक इल्यूमिनेशन जो है मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो आई के अंदर जो यूजुअली इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस की जाती है उसको हमारे पास इल्यूमिनेशन स्टेज कहते हैं, कि हमारे पास जो आई एरिया है आपके पास फंडस वो फुली इल्यूमिनेट हो जाए आपके पास, तो इस स्टेज को हमारे पास इल्यूमिनेशन स्टेज कहते हैं। कुछ डायग्राम्स बुक में दी है, उसमें जो SO है हमारे पास वो आपके पास लाइट सोर्स है जो कि हमारे पास इसके अंदर बल्ब होता है, ठीक है। और S1 हमारे पास जो है ओरिजिनल इमेज है जो कि आई के अंदर हमारे पास बनेगा, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 चीजों को इन्होंने क्या कंसिडर किया हुआ है। सबसे पहला हमारे पास प्लेन मिरर है। पहले जो रेटिनोस्कोप्स आते थे उसमें सिर्फ प्लेन मिरर होता था, अपना उसके अंदर बल्ब नहीं होता था, ठीक है। इसी तरह आजकल जो है वो हमारे पास प्लेन मिरर रेटिनोस्कोप का जो है ज्यादा यूज हो रहा है। तो प्लेन मिरर में जब भी आप जो है रेटिनोस्कोप को अप डायरेक्शन में मूव करेंगे, जब आपके पास प्लेन मिरर हो, याद रखें, तो आपके पास अगेंस्ट मूवमेंट शो होगा। लेकिन अगर आप इस रेटिनोस्कोप के जरिए प्लेन मिरर वाला जो इफेक्ट है वो यूज करेंगे तो आपके पास सेम मूवमेंट जो है शो होने वाली है, ठीक है। लेट्स से अगर मैं इसको जो है अप मूवमेंट में जो है वो अगर क्या इसको मूव करूंगा तो हमारे पास जो है सेम मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। इसी तरह कनकेव मिरर में हमारे पास जो है सेम मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। इसके मुकाबले में अगर इसकी स्ट्रीक मैंने जो है थोड़ी सी चेंज कर दी है तो अब हमारे पास जो है इसकी अगेंस्ट मूवमेंट जो है शो होगी। अगर मैं फैंटम आई में अभी आपको दिखा नहीं सकता ये मूवमेंट, क्योंकि ये मैं ही ऑब्जर्व करूंगा। लेकिन जब हमारे पास फंडस फुली इल्यूमिनेट हो जाए तो उस स्टेज को हमारे पास इल्यूमिनेशन स्टेज कहेंगे। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो है रिफ्लेक्स स्टेज है, कि जब हमारे पास प्यूपिल में जब हमारे पास रिफ्लेक्स नजर आ रहा हो, ठीक है, उस स्टेज को हमारे पास रिफ्लेक्स स्टेज कहते हैं। और प्रोजेक्शन स्टेज हमारे पास वो स्टेज होगा जब एग्जामिनर इस वक्त मैं हूँ, तो जब वो आपके पास इस रिफ्लेक्स को ऑब्जर्व कर ले कि ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन में है, तो उस चीज को हमारे पास प्रोजेक्शन स्टेज कहते हैं। इस ऑप्टिक्स के अंदर हमारे पास इस बात का पता लगाना भी जरूरी है कि हमारे पास जो रिफ्लेक्स है वो किस डायरेक्शन में मूव होगा डिफरेंट कंडीशंस में। तो इमेट्रोपिया में हमारे पास जो है ये सेम मूवमेंट शो करेगा कि अगर एक बंदे की आई हमारे पास नॉर्मल है तो अगर लेफ्ट से लेफ्ट तरफ हमने मूव किया है तो
हमारे पास जो रिफ्लेक्स है वो भी लेफ्ट तरफ जो है मूव होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सेम मूवमेंट हमें उसमें नजर आएगी। इसी तरह अगर अप डायरेक्शन में मूव किया है, जिस तरह यहाँ पे शो किया है, तो अप ई डायरेक्शन में आपको इमेज दिखेगी। यहाँ पे याद रखें कि एफ हमारे पास इल्यूमिनेटेड स्पॉट, ये स्पॉट हमारे पास हमेशा के लिए रेटिना पे ही बनेगा, क्योंकि जब भी हम इल्यूमिनेट करेंगे रेटिना को तो हमारे पास रेटिना में ही क्या ग्लो दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा जो ये एफ है आपके पास इमेज, ये आपके पास वेरी कर सकता है, डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सी कंडीशन है। ई मेट्रोपिया में आपके पास ये जो है बिल्कुल रेटिना पे ही जो है आपके पास प्यूपिल पे ऑब्जर्व होने वाला है। ठीक है, और इसमें हमारे पास चूंकि पैरेलल रेज होती हैं तो ऑब्जर्वर को जो है हमारे पास ये सेम मूवमेंट में नजर आने वाला है। इसके बाद हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया में हमारे पास जो लाइट रेज आ रही होती है वो एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होती, वो हमारे पास डाइवर्जेंट रेज होती है। अच्छा, मैंने जो है बुक की डायग्राम से थोड़ा हट कर थोड़ा इजी डायग्राम शो की है, ज्यादा लाइट रेज जो है शो नहीं कराई, क्योंकि वो ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी, इसलिए मैंने इसको सिंपल रखा। यहाँ पर भी जो डायग्राम्स थी हमारे पास इल्यूमिनेशन स्टेज की, वो भी इतनी एक्यूरेट नहीं थी, इसलिए उन डायग्राम्स को ज्यादा कंसिडर ना ही करें तो बेटर रहेगा। कोई और बुक आप इसके लिए देख सकते हैं। इसमें हमारे पास जो डाइवर्जेंट रेज है ये भी हमारे पास जो है विद मूवमेंट जो है शो कराएंगी, और ऑब्जर्वर को जो है जिस डायरेक्शन में क्या वो रिफ्लेक्स को मूव कराएगा उसी में क्या उसे इमेज जो है नजर आने वाला है। अच्छा, जो थर्ड कंडीशन हमारे पास है कि मायोपिया हो आपके पास लेकिन 1 डायोप्टर से कम हो आपके पास, इसमें भी आपको जो है सेम मूवमेंट नज़र आएगी, क्योंकि इसमें जो हमारे पास जब रेटिनोस्कोप को मूव कराया जाता है, ठीक है, तो हमारे पास जो इमेज के जो पॉइंट होंगे वो ऑब्जर्वर के बिहाइंड आपके पास फॉर्म हो रहे होते हैं। तो इमेजनरी F3 एंड F4 पॉइंट्स को कंसिडर किया जाता है और हमारे पास सेम मूवमेंट नजर आएगी, लेकिन इसमें रेज हमारे पास कन्वर्जेंट होती हैं। इसी तरह मायोपिया 1 डायोप्टर में भी आपके पास रेज कन्वर्जेंट होती हैं, लेकिन हमारे पास इसमें नो मूवमेंट या एक आपको ग्लो नज़र आ रहा होता है, क्योंकि जो रेज हैं वो आपके पास जो है 1 मीटर इन फ्रंट जो है प्यूपिल के आपके पास बन रही होती हैं, इसलिए आपके पास जो है ग्लो जो है नज़र आएगा। ठीक है, और मायोपिया ऑफ 1 डायोप्टर से अगर हमारे पास ज़्यादा हो, ग्रेटर देन हो, तो हमारे पास अगेंस्ट मूवमेंट आएगी, क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वर और पेशेंट के बीच में जो है हमारे पास रिफ्लेक्स फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या कुछ सिंपल थी। इन तीनों में हमारे पास जो है रेज कन्वर्जेंट होती हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ प्री रिक्वेस्टीज़ है हमारे पास के रेटिनोस्कोपी के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हो, तो 6-7 चीज़ें हमारे पास जो है रेटिनोस्कोपी के लिए चाहिए होती हैं। उसमें सबसे पहला जो हमारे पास है वो है हमारे पास एक डार्क रूम, जिसमें आप रेटिनोस्कोपिक रिफ्लेक्स को मूव करा रहे होते हैं, लेकिन इतना भी रूम डार्क ना हो कि आपके पास पेशेंट जो है वो डरने लग जाए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसका ख्याल रखना है। सेकंड, आपके पास रेटिनोस्कोप हो जाएगा, जिससे आपने जो है पेशेंट की आई का जो है रिफ्लेक्स जो है चेक करना है। आपके पास जो है इस तरह का एक ट्रायल बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही भारी है। यहाँ पे आपके पास प्लस लेंसेज हैं, ठीक है, स्फेरिकल के, यहाँ पे आपके पास माइनस लेंसेज हैं। ये कन्वेक्स हो गए, ये आपके पास कनकेव हो गए। इसी तरह इनके जो है आपके पास ये जो है सिलेंड्रिकल जो है प्लस लेंस, ये आपके पास सिलेंड्रिकल जो है माइनस लेंसेज हो गए। इसके अलावा आपके पास कुछ प्रिजम्स होंगे। ठीक है, प्रिजम्स भी क्या रिक्वायर्ड होते हैं जब स्क्विंट पेशेंट्स हो हमारे पास। इसके अलावा कुछ एक्सेसरीज़ हैं कि हमारे पास रेड ग्रीन फिल्टर्स वगैरह हो गए, साथ में ये फॉगिंग लेंस, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी एक्सेसरीज़ हैं, लेकिन उनकी मेरे ख्याल में अभी ज़रूरत नहीं है, तो उनको भी इंशाल्लाह के आगे देख लेंगे। इसके बाद जो है वो आपके पास एक ट्रायल फ्रेम है। ठीक है, इसके अंदर लेंसेज प्लेस किए जाते हैं। इस तरह आराम से जो है पेशेंट को पहना के इसके अंदर जो है ये कंपार्टमेंट्स बने हुए, ठीक है, इसके अंदर जो है लेंस प्लेस किए जाते हैं। इसके जो नॉब है, इससे आपके पास एक्सिस को क्या रोटेट किया जा सकता है। इसमें कुछ ये तो फिक्स पीडी वाला है, इसमें जो होते हैं कुछ उसके एडजस्टेबल पीडीज़ होते हैं, लेकिन इसका जो ये साइड का जो टेम्पल है ये पेशेंट के हिसाब से जो है उसके फेस के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। ट्रायल सेट और ट्रायल फ्रेम का हमारे पास अल्टरनेटिव जो है वो फोरऑप्टर है, लेकिन वो हमारे पास ज़्यादातर कॉमनली यूज़ नहीं होता। इसके बाद जो चीज़ है वो हमारे पास जो है डिस्टेंस विजन चार्ट है, कि हमारे पास लॉग मार के चार्ट्स, बहुत सारे मुख्तलिफ चार्ट होते हैं। ये एक सेल्फ इल्यूमिनेटेड चार्ट है। ठीक है, इसमें अपनी लाइटिंग होती है।
इंग्लिश के वर्ड्स भी हैं, ठीक है, इलिटरेट पर्सनस के लिए भी है, और साथ में उर्दू जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी क्या यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो काफ़ी हमारे पास ये हेल्पफुल होता है। इसके बगैर यूँ समझे कि हमारी रिफ्रैक्शन जो है वो इनकम्प्लीट रहती है रेटिनोस्कोप। लास्ट रिक्वायरमेंट जो हमारे पास है वो हमारे पास नियर विजन चार्ट्स हैं कि ये हमारे पास ई लेटर्स और ये उर्दू लेटर्स हैं, ठीक है। इसको फिर क्या डिस्टेंस की जो है विजुअल इक्विटी के साथ इक्विवेलेंट लेके नियर विजन जो है पेशेंट के लिए निकाली जाती है। इसके बाद हमारे पास रेटिनोस्कोप्स की टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास रेटिनोस्कोप इन्वेंट हुए थे उसमें हमारे पास रिफ्लेक्टिंग मिरर रेटिनोस्कोप्स थे कि इसमें हमारे पास अपना लाइट सोर्स नहीं होता, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने जो दिखाया वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड था हमारे पास। तो पहले के जो रेटिनोस्कोप से उसमें यह था कि आपको एक अप साइड पे और एक जो है पेशेंट के पीछे जो है आपको लाइट सोर्स रखना पड़ता था। तो वो जो है मेथड हमारे पास इतने एक्यूरेट नहीं थे, इसीलिए आजकल उनका यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उनमें भी हमारे पास जो है प्लेन मिरर और जो है कनकेव मिरर होते थे। कनकेव मिरर में जो है प्रेस्ली स्मिथ और मिरर जो है उसे कहते थे, ठीक है। इसी तरह आजकल के जो है सेल्फ इल्यूमिनेटेड रेटिनोस्कोप्स हैं, जो इसकी सेकंड टाइप है। इसमें हमारे पास दो किस्म के रेटिनोस्कोप हैं। एक हमारे पास स्पॉट सेल्फ इल्यूमिनेस, ठीक है। इसमें हमारे पास जो स्ट्रीक है वो हमारे पास एक स्पॉट फॉर्म में बनेगा, और सेकंड जो हमारे पास है वो स्ट्रीक रेटिनोस्कोप है हमारे पास। जिस तरह भी मैंने आप लोगों को ये वाला दिखाया था कि ये देखें, इसमें जो ये चीज़ बनती है आपके पास ये एक स्ट्रीक फॉर्म में होती है, एक बैंड आपको क्या ये शेप में देगी। इसी तरह स्ट्रीक में जो है हमारे पास आपको टू इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। एक हमारे पास जो है वो प्लेन मिरर होता है, ठीक है, जो कि अभी ये नॉर्मल कंडीशन में आपको क्या ये लाइट रेज दिख रही हैं, और इसके अंदर जो है हमारे पास कनकेव मिरर इफेक्ट भी हम ले सकते हैं। ये आप देखें, इसका एक स्लीव है, तो अगर मैं इसकी स्लीव को क्या यूँ मूव करूँ तो हमारे पास इसमें कनकेव मिरर इफेक्ट भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। नॉर्मली हम प्लेन मिरर इफेक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे पास जब मीडिया बहुत हैज़ी हो, जब हमारे पास पेशेंट जो है उसके अंदर कोई ख़ास डिजीज़ वगैरह हो, मीडिया में उसका हमारे पास ब्लर हो, तो फिर हम कनकेव मिरर इफेक्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इन दोनों के रिफ्लेक्स जो है एक दूसरे के अगेंस्ट आते हैं। इसमें अगर हमारे पास विद मूवमेंट आ रही है तो कनकेव में हमारे पास इसके अगेंस्ट आएगी, ठीक है। रेटिनोस्कोपी की प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नॉन साइक्लोप्लेजिक पेशेंट्स हैं या जो हमारे पास प्रेसबायोपिक नहीं होंगे, उनमें हमने स्टार्ट किस तरह लेना है। उसमें स्टार्ट करने के लिए हमने यूजुअली लेट से हम राइट आई की रेटिनोस्कोपी कर रहे हैं तो हमने लेफ़्ट आई को फॉग कर देना है, ठीक है। इस तरह ये एक फॉग लेंस है आपके पास, ठीक है। ये जो है आपके पास रेस को जो है ब्लर कर देता है और आपकी अकोमोडेशन जो है उसको रिलैक्स कर देता है आपके पास। लेकिन नॉर्मली जो है हमारे पास क्योंकि बुक हमारे पास बहुत ही ओल्ड वर्जन है, हम फॉगिंग से ज़्यादा जो है पेशेंट को डिस्टेंस में जो है दिखाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन ये फॉगिंग जो है आपके पास जो है नॉर्मल ऑक्लूडिंग से बहुत बेटर रहती है, क्योंकि ऑक्लूडिंग में आपके पास उल्टा अकोमोडेशन स्टिमुलेट हो रही होती है, तो नॉर्मल ऑक्लूजन को जो है अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कुछ कंडीशंस में आपको फॉग करना मस्ट होगा, जैसे कि आपकी आई जो है एम्ब्लायोपिक है, ठीक है, डेंस एम्ब्लायोपिया है, उसमें डिप्लोपिया है या एस्थेनोपिक सिम्टम्स है, या आपको जो है एक्विटी फाइंड करने में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो आपको फॉगिंग लाजमी यूज़ करनी पड़ेगी। सेकंड, हमारे पास साइक्लोप्लेजिक पेशेंट्स के जिनको ऑलरेडी हमने साइक्लोप किया होता है, उनकी आई में जो है हमने ड्रॉप्स डाले होते हैं, ठीक है, जिससे उनकी सिली मसल्स और अकोमोडेशन जो पार्ट है वो रिलैक्स हो चुका होता है, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स अगर आपकी आई में भी डायरेक्ट देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके अकोमोडेशन का जो फैक्टर है वो आपने ख़त्म किया हुआ है। रेटिनोस्कोपी स्टार्ट करने के लिए स्पॉट रेटिनोस्कोप में अगर आप देखेंगे तो आपको आई में जो है ग्लो नज़र आएगा, फुल ग्लो नज़र आएगा, लेकिन आपके पास स्ट्रीक रेटिनोस्कोप में एक बैंड ऑफ लाइट क्या नज़र आने वाली है, ठीक है। उसी की बेस पे फिर हमारे पास इसके रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, जो ऑब्जर्वेशंस हमें नज़र आने वाली हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास के डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी रेड रिफ्लेक्स की। तो हमारे पास कुछ केसेस हैं, हमारे पास नो मूवमेंट क्या नज़र आ सकती है जब आपके पास 1 डायोप्टर का मायोपिया हो। इसमें हमारे पास ग्लो जो है हमें नज़र आ रहा होता है। विद मूवमेंट हमें जो है ईमेट्रोपिया में, हाइपरोपिया में या मायोपिया जो आपके पास लेस देन 1 डायोप्टर का हो उसमें आपको नज़र आएगा, और अगेंस्ट मूवमेंट आपको जो है जब मायोपिया आपके पास 1 डायोप्टर से ज़्यादा का हो जाए, ठीक है। सेकंड, हमारे पास इसकी ब्राइटनेस और स्पीड है कि रिफ्लेक्स हमारे पास तेज़ मूव हो रहा है, स्लो मूव हो रहा है। तो ब्राइट और फास्ट शेडोज़ जो हैं वो हमारे पास लो रिफ्रैक्टिव एरर्स में नज़र आएंगे, और जो डल रिफ्लेक्स होगा जो कि बहुत ही स्लोली मूव होगा प्यूपिल में, तो वो हमारे पास हाई रिफ्रैक्टिव एरर का इंडिकेशन होता है। थर्ड, विड्थ है
ठीक है। विड्थ हमारे पास जब नैरो होगी वो हाई रिफ्रैक्टिव एरर को इंडिकेट करेगा, और इसी तरह जब वाइड होगी तो लो रिफ्रैक्टिव एरर को इंडिकेट कर रहा होगा। फोर्थ हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ओरिएंटेशन है रेड रिफ्लेक्स की, ठीक है। हमारे पास इसमें हमारे पास एक तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल ओरिएंटेशंस अगर आ रही हैं हमारे पास, ठीक है, तो इसमें हमारे पास फिर दो केसेस हो सकते हैं। एक तो ये कि इसमें हमारे पास जो रेड रिफ्लेक्स है उसमें हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म नहीं होता, ठीक है, हमने जस्ट पॉइंट्स को करेक्ट करना होता है। सेकंड हमारे पास ये है कि विद द रूल एंड अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म जो है हमारे पास आ रहा होता है। इसमें हमारे पास फिर हमने पहले वर्टिकल मेरिडियन को करेक्ट करना होता है, उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल मेरिडियन को करेक्ट करना होता है, ठीक है। सेकंड हमारे पास इसी में ऑब्लिक ओरिएंटेशन है। लेट्स से कि हमारे पास 30 डिग्री और 120 डिग्री पे हमारे पास जो है पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, या इसके अलावा हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं जो कि 90 डिग्री पे हमारे पास नहीं है, तो वो हमारे पास ऑब्लिक जो है कंसिडर किए जाते हैं। इसमें जो है रेटिनोस्कोप का जो कफ होता है हमारे पास उसको क्या है स्लोली जो है रोटेट करके उसकी एक्सिस के साथ जो है अलाइन किया जाता है, तब जाके क्या हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्स को क्या न्यूट्रल किया जाता है। थर्ड हमारे पास सिजरिंग शेडोज़ या अदर प्रॉब्लम्स हैं। ये भी प्रॉब्लम्स इन रेटिनोस्कोपी में डिटेल से आ रही हैं कि आपके पास रेटिनोस्कोपी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। ट्रायंगुलर शेडोज़ बन सकते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से शेडोज़ बन रहे होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रेड रिफ्लेक्स के अब आपके पास जो है आपने देख लिया कि विद मूवमेंट है, अगेंस्ट मूवमेंट है या नो मूवमेंट है, ठीक है। अब आपने उसका करना क्या है, ठीक है, उसको न्यूट्रल पॉइंट तक कैसे लाना है। तो उसमें हमारे पास पहला जो प्लेन मिरर रेटिनोस्कोप है, ठीक है, उसके ज़रिए जो स्पॉट रेटिनोस्कोप है उसके ज़रिए इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर स्ट्रीक रेटिनोस्कोप के ज़रिए है। कुछ स्टेप्स जो हैं दोनों के मिलते जुलते होंगे, सही है। तो उसमें सबसे पहला तो न्यूट्रलाइजेशन अगर स्फेरिकल एरर्स है हमारे पास तो ठीक है। अगर हमारे पास विद मूवमेंट है तो हमने प्लस लेंस कन्वेक्स लेंस ऐड करना है, ठीक है। अगर हमारे पास अगेंस्ट मूवमेंट है तो हमने जो है माइनस लेंसेज जो है ऐड करने हैं जब तक उसका रिफ्रैक्टिव एरर करेक्ट नहीं हो जाता। एस्टिग्मेटिक एरर्स जो हैं हमारे पास इतने सिंपल नहीं होते, इसमें आपके पास डिफरेंट न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट्स होते हैं, पर डिपेंड करता है रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है या इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। इसको करेक्ट करने के लिए फिर हमने सबसे पहले इसकी एक्सिस को करेक्ट करना होता है। जब तक आप एक्सिस नहीं करेक्ट करेंगे तब तक आपके पास सिलेंड्रिकल पावर का ट्रू एस्टिमेट आप नहीं निकाल सकते। जब एक्सिस को हमने उसके साथ अलाइन कर दिया जिस डायरेक्शन में है, अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है तो हमने स्ट्रीक को उस तरफ मूव किया, और अगर हमारे पास ओब्लिक है तो हमने उसके कफ को रोटेट करके उसके साथ अलाइन कर दिया। तो आपके पास एक्सिस तो फाइंड हो गई लेट से, ठीक है। और इसमें जो है हम स्टार्ट जो है स्मॉल नंबर से लेते हैं। स्मॉल एस्टिमेटिक नंबर में भी हमारे पास जो है स्मॉल सिलेंड्रिकल नंबर में भी आपके पास एक्सिस का जो है हम अंदाज़ा ले सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड काम है हमारे पास वो है हमने पावर फाइंड करनी है सिलेंड्रिकल, ठीक है। ये हमारे पास 3 मेथड से हो सकेगी। कौन कौन से हैं कि स्फीयर एंड सिलेंडर, और सेकंड हमारे पास खाली स्फीयर्स के साथ, और थर्ड हमारे पास विद 2 सिलेंडर्स। तो इन तीनों को भी देखें। जो सबसे पहला मेथड हमारे पास है वो है विद अ स्फीयर एंड सिलेंडर, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है कि हमने जो विद रिफ्लेक्स है, ये एक जनरल रूल है आपके पास, ठीक है, कि जो विद रिफ्लेक्स है उसको हमने स्फीयर से करेक्ट कर लिया। फिर जो दूसरा एक्सिस होगी हमारे पास जो 90 डिग्री अवे होती है उसको हमने सिलेंड्रिकल लेंस से क्या करेक्ट कर दिया, और जो हमारे पास रीडिंग्स है ट्रायल फ्रेम में वही हमारी जो है ओरिजिनल रीडिंग्स होती है। इसमें हमारे पास जो मेन एडवांटेज है वो आपके पास जो है पोजीशन को वेरीफाई करने का है, क्योंकि अगर 5 डिग्री भी आपके पास चेंज आता है एक्सिस में तो वो आपके पास ऑलमोस्ट जो है 6 टाइम्स तक जो है उसका रिवर्स जो है आपको मूवमेंट शो कराएगी। लेट से अगर 90 डिग्री जो है रिक्वायर्ड है और आपने 85 डिग्री पे क्या है आके क्या है एक्सिस को करेक्ट किया है, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 50 डिग्री के करीब जो है आपको एरर देगी, जिससे आपको पता चल जाएगा, आप एक्सिस को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इस मेथड में हमारे पास 2 नोटेशंस यूज़ हो सकते हैं। एक तो ये कि हमें पॉजिटिव सिलेंडर चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव सिलेंडर फॉर्मेट के लिए आपने सबसे पहले जो प्रिंसिपल मेरिडियन होगा उसको अगेंस्ट रिफ्लेक्स में या जो सबसे लीस्ट विद रिफ्लेक्स हो आपके पास उसमें करेक्ट करना है, और जो अदर मेरिडियन होगा उसका जो है आपके पास विद रिफ्लेक्स आपको क्या नज़र आएगा, जो कि आपने प्लस सिलेंडर से करेक्ट करना है।
और आपके पास जो ट्रायल फ्रेम की प्रिस्क्रिप्शन होगी वही आपके पास ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन होगी, कोई वर्किंग डिस्टेंस रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपकी नेट रेटिनोस्कोपी होगी। सेकंड हमारे पास नेगेटिव में अगर हमें चाहिए, ठीक है, नेगेटिव सिलेंडर्स में जो कि ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होते हैं, तो इसके लिए आपने प्रिंसिपल मेरिडियन को हमारे पास मोस्ट विद या लीस्ट अगेंस्ट रिफ्लेक्स के साथ करेक्ट करना है, ठीक है, और जो दूसरा मेरिडियन होगा उसको फिर नॉर्मली बात है माइनस सिलेंडर से हमने करेक्ट किया, लेकिन इसमें हमने वर्किंग डिस्टेंस को लाजमी जो है सेपरेट करना है, ठीक है, सेपरेट करना है जितना भी हो। विद स्फीयर्स मेथड जो है हमारे पास के खाली स्फीयर्स के ज़रिए करना, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा यूजेबल है, ठीक है। इसमें हम करते क्या है कि बोथ मेरिडियंस को हमने स्फीयर के ज़रिए करेक्ट किया, इनका एक पावर क्रॉस ड्रॉ किया, कोई भी एक्सिस जो है हम स्फीयर के लिए ले सकते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपके पास सिलेंडर का मैग्नीट्यूड देगा, ठीक है। और जो टू सिलेंडर्स का मेथड है हमारे पास, इसमें यह है कि दोनों जो है राइट एंगल्स पे जो है हम सिलेंडर रख के क्या ऐसे ट्रीट करते हैं, लेकिन ये मेथड इतना यूजेबल नहीं है हमारे पास। पॉइंट क्या होगा रेटिनोस्कोपी का कि हमारे पास जो रिफ्लेक्स है वो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, नो मूवमेंट आपको क्या नज़र आने वाली, बिल्कुल न्यूट्रलाइज फॉर्म में आपको नज़र आएगा। इसको चेक करने के लिए कि आप और करेक्शन कर सकते हैं 0.25 की प्लस बी और माइनस बी दोनों में से जो भी आपका रिजल्ट हो, ठीक है, उसको अगर आपने क्या है 0.25 और करेक्ट किया है तो उससे आपके पास मूवमेंट जो है वो रिवर्स हो जानी चाहिए। अगर नहीं हो रही इसका मतलब आपकी रेटिनोस्कोपी गलत है। सेकंड हमारे पास जो है कि वर्किंग डिस्टेंस को अगर मैं क्या चेंज करता हूँ, ठीक है, लेट्स से अगर मैं इस रेटिनोस्कोप को क्या पेशेंट से थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करता हूँ तो हमारे पास विद रिफ्लेक्स नज़र आना चाहिए। इसी तरह अगर मैं क्या है रेटिनोस्कोप को क्या है आई से थोड़ा सा दूर करता हूँ तो हमारे पास अगेंस्ट मूवमेंट जो है वो शो होनी चाहिए। अगर ये मूवमेंट नहीं शो हो रही इसका मतलब आपकी रेटिनोस्कोपी जो आपने करेक्शन की एंड पॉइंट है वो गलत निकला है, आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। स्ट्रीक रेटिनोस्कोपी में भी बहुत सारे पॉइंट्स उसी तरह सेम है आपके पास, ठीक है। इसमें आपके पास बैंड ऑफ लाइट आपको नज़र आएगा। अलावा जब रेटिनोस्कोपी का एंड पॉइंट आ जाएगा तो उसमें आपके पास प्यूपिल जो है वो कम्प्लीटली इल्यूमिनेटेड हो जाएगा या कम्प्लीटली डार्क जो है आपको अपेयर होने वाला है, ठीक है। बाकी मेथड्स ऑलमोस्ट उसी तरह हैं आपके पास, सेम ही है, सही है, लेकिन सिलेंड्रिकल एक्सिस फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं स्ट्रीक की जिनको देख के हम क्या ज़्यादा इजीली तरीके से क्या फाइंड कर सकते हैं। प्लेन मिरर में इतना ईज नहीं होता हमारे पास। सबसे पहला तो ये कि ब्रेक इन अलाइनमेंट, ठीक है, कि हमारे पास जो अलाइनमेंट में ब्रेक दिख रहा होता है, ठीक है, लेट्स से मैंने ये वर्टिकल में पकड़ा हुआ है और ये मुझे थोड़ा सा ब्रेक दिख रहा है, तो ये ब्रेक इंडिकेट करेगा कि आपके पास जो एक्सिस आपने जो पकड़ी हुई है ये आपके पास करेक्ट नहीं है और उसको फिर हम उसी हिसाब से क्या है करेक्ट कर लेते हैं, सही है। सेकंड हमारे पास विड्थ ऑफ रिफ्लेक्स के, विड्थ ऑफ रिफ्लेक्स आपके पास अगर सबसे करेक्ट पोजीशन में आपके पास है तो वो आपको बहुत ही नैरो दिखने वाली है प्यूपिलरी एरिया में, ठीक है, और प्यूपिलरी एरिया के जो बाहर होगा वो उसमें आपको थोड़ी सी थिक दिखेगी, तो ये इसका एक गुड इंडिकेशन है कि आपके पास जो है रिफ्लेक्स क्या है न्यूट्रलाइज हो चुका है। इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्स बैंड ये आपको ब्राइटेस्ट दिखने वाली है, ठीक है। अभी नैरोएस्ट और ब्राइटेस्ट का ये कंसेप्ट है कि ये स्मॉल सिलेंडर्स में आपको क्या इस तरह दिखने वाले हैं, ठीक है, तो ये भी ये हमारे पास कुछ कंडीशन में बड़ा ही यूज़फुल रहता है। फोर्थ हमारे पास जो स्क्यू है कि हमें एक ओब्लिक मोशन जो है स्ट्रीक का दिखने वाला है, ठीक है, ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो है इसमें फैक्टर है स्ट्रीक का, ठीक है, तो इसके ज़रिए जो है हम अपनी स्ट्रीक को जो है अलाइन कर। इसके बाद हमारे पास कंफर्मेशन ऑफ एक्सिस है कि एक्सिस को कंफर्म करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसे स्ट्रेडलिंग टेक्निक कहते हैं। ये आपको रेटिनोस्कोप पे ये स्लीव सी नज़र आएगी, इससे आप जो है इसकी एक्सिस को जो है राइट और लेफ़्ट जो है टर्न कर सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो स्ट्रेडलिंग टेक्निक में हम 45 डिग्री ऑफ एक्सिस बोथ पोजीशन में चेक करेंगे। अगर हमारे पास उसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, तो हम समझेंगे कि हमारी जो एक्सिस है सिलेंडर की वो करेक्ट है। अगर हमारे पास डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब हमारी जो एक्सिस है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। जो नैरो रिफ्लेक्स होगा वो हमारे पास एक गाइड हमें देगा कि हम जो है न्यूट्रलिटी की तरफ जो है अप्रोच करते जा रहे हैं। फाइनल लोकलाइजेशन ऑफ एक्सिस ऑन प्रोट्रैक्टर, ये भी हमारे पास इसी से मिलता जुलता है कि हमने पहले एक्सिस को जो है बाहर लोकेट किया, ठीक है, उसके बाद हमने फिर प्यूपिलरी एरिया में देखा कि वो हमारे पास न्यूट्रल हो गई है या नहीं हो गई। फिर फाइंडिंग द सिलेंडर पावर उसी तरह, ठीक है, बहुत ही इजी है जिस तरह हमने स्पॉट में पढ़ा। एंड पॉइंट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो विड्थ है वो वाइड होने लगेगी रिफ्लेक्स की, ठीक है, और इसी तरह न्यूट्रलाइजेशन पे जो स्ट्रीक है वो हमारे पास डिसअपियर्स हो जाएगी और प्यूपिल जो है हमारे पास कम्प्लीटली इल्यूमिनेटेड हो जाएगा या कम्प्लीटली डार्क हो जाएगा और बाकी
प्रोसीजर जो है उसमें भी वही जो है हम यूज़ कर सकते हैं कि 0.25 से आप जो है ना चेक कर सकते हैं ऊपर नीचे करके, ठीक है। यूज़ ऑफ साइक्लोप्लेजिक्स इन रेटिनोस्कोपी, ठीक है। साइक्लोप्लेजिक्स हम क्यों यूज़ करते हैं? जब आपके पास पेशेंट ज़्यादा अकोमोडेशन यूज़ कर रहा हो, ठीक है, या वो आपके पास सही फिक्सेट ना कर रहा हो, इसके अलावा और कोई हेजी मीडिया वगैरह आपके पास हो, इसके अलावा आपके पास उसका जो प्यूपिल है वो बहुत ही स्मॉल साइज़ का हो, तो इन सारी कंडीशंस में हम साइक्लोप्लेजिक्स का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर यंग चिल्ड्रन और हाइपरमेट्रोस में यूज़ करते हैं और इस रेटिनोस्कोपी को वेट रेटिनोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल रेटिनोस्कोपी अभी हमने पढ़ी उसे ड्राई रेटिनोस्कोपी कहते हैं। कॉमनली एम्प्लॉयड हमारे पास साइक्लोप्लेजिक्स हैं, उसमें हमारे पास एट्रोपिन है 1% ऑइंटमेंट के उस पर यूज़ होता है। 3 डेज़ इसे लगातार यूज़ करना होता है, उसके बाद जो है पेशेंट का चेकअप किया जाता है, ठीक है। इसका इफेक्ट भी काफ़ी देर तक रहता है। होमोट्रोपिन है, ये ज़्यादातर जो है बच्चों में हाइपरमेट्रोप्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसी तरह साइक्लोपेंटोलेट 1% ड्रॉप्स है, ठीक है। इसे साइक्लोपिन के नाम से इसकी रेड बॉटल होती है, ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है। ओनली मिड्रेटिक ओल्ड एज में जब हमने खाली फंडस वगैरह देखना हो और हमें जो है रिफ्रैक्शन ना करनी हो, उस केसेस में क्या हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इनकी अपनी क्या टोन्स अलाउंस है, ठीक है, कि हमारे पास 1 एट्रोपिन जो है 1 डायोप्टर तक की आपके पास रिलैक्सेशन देता है। होमोट्रोपिन आपके पास 0.5 और साइक्लोपेंटोलेट आपके पास 0.75 डायोप्टर, यानी ये जो नंबर है, ये जो डायोप्ट्रिक पावर है, ये आपने सब्ट्रैक्ट करनी होती है रिफ्रैक्शन के दौरान। स्टैटिक रेटिनोस्कोपी हमारे पास क्या है? वो रेटिनोस्कोपी जिसमें पेशेंट अपनी अकोमोडेशन को यूज़ ना कर रहा हो, हम पेशेंट को जो है डिस्टेंस में जो है फोकस कराते हैं। डायनामिक रेटिनोस्कोपी हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि हमारे पास जब अकोमोडेशन यूज़ में हो रही है और इसी की वजह से हम जो है MEM मेथड्स यूज़ करके जो है हम फिर जो है अकोमोडेशन का एम्पलीट्यूड वगैरह फाइंड कर सकते हैं। रफ एस्टिमेट लेने के लिए रेटिनोस्कोपी का बहुत ही सिंपल है कि हमारे पास एक फार्मूला सा यूज़ होता है कि रिफ्रैक्टिव एरर हमारे पास जो है रेटिनोस्कोपिक फाइंडिंग डिटेक्शन फॉर डिस्टेंस, ठीक है, कि जो आपके पास डिस्टेंस है उसको क्या आपने क्या इससे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस टोन्स अलाउज फॉर साइक्लोप्लेजिक, अगर साइक्लोप्लेजिक यूज हुई है तो वो भी हमने इससे रिड्यूस करना है। किस तरह एक पावर क्रॉस की एग्जांपल से समझते हैं कि ये एक पावर क्रॉस है, वर्टिकल मेरिडियन और हॉरिजॉन्टल, और हमारी ग्रॉस रेटिनोस्कोपिक रीडिंग्स आ चुकी हैं। इसमें अगर रेटिनोस्कोपिक फाइंडिंग डिटेक्शन फॉर डिस्टेंस करें, लेट से -1 डायोप्टर, ठीक है, 1 मीटर के लिए आपके पास सही हो गया। ये किस तरह फाइंड हुआ ये डिस्टेंस, ये F=1/d फार्मूले को अगर आप उल्टा करें तो उससे आपके पास हो गया। और टोन्स अलाउंस जो है आपके पास साइक्लोप्लेजिक्स की वो पहले से ही पता होती है। साइक्लोप्लेजिक में लेट से अगर एट्रोपिन है तो 1 डायोप्टर, अगर आपने साइक्लोप्लेजिक्स यूज़ नहीं की तो इस पोर्शन को खाली छोड़ दें। इसी तरह वर्टिकल के लिए अलग और हॉरिजॉन्टल के लिए अलग करने के बाद आपके पास जो है नेट रीडिंग्स जो है आपके पास सामने आएंगी। सही है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं या हमारे पास डिफ़िकल्टीज़ आती हैं रेटिनोस्कोपी में, वो कौन कौन सी हैं? पहला तो ये कि रेड रिफ्लेक्स आपके पास विजिबल ना हो रहा हो या बहुत ही पुअर हो। उसकी वजह ये हो सकती है कि प्यूपिल आपके पास स्मॉल है, मीडिया जो है वो आपके पास ओपेक है, हेजी है, या रिफ्रैक्टिव एरर बहुत ही ज़्यादा हाई है, उसमें भी आपको जो है रिफ्लेक्स नहीं नज़र आने वाला। इसके अलावा रेटिनोस्कोपिक फाइंडिंग्स आपके पास चेंज हो रही है, ये आपके पास अकोमोडेशन के चेंज की वजह से हो रही है कि जब पेशेंट अकोमोडेशन यूज़ कर रहा है, ऐसी कंडीशन को करेक्ट करने के लिए आप 2 काम कर सकते हैं। पहला तो फॉगिंग रेटिनोस्कोपी। फॉगिंग रेटिनोस्कोपी ऐसी रेटिनोस्कोपी है, मैंने आपको फॉग लेंस दिखाए थे, दोनों आइज़ के आगे रेटिनोस्कोपिक नंबर से ज़्यादा हम जो है ना, लेट से हमें एस्टिमेट है कि 3 डायोप्टर तक एरर है, हमने 5 डायोप्टर तक बोथ आइज़ के आगे फॉगिंग लेंस रख दिए, ठीक है। अब ये अकोमोडेशन को रिलैक्स कर देगा और हमने रेटिनोस्कोपी परफॉर्म करनी है और आहिस्ता आहिस्ता जो है इन नंबर को रिड्यूस करना है, ठीक है। तब तक करना है जब तक हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट अचीव नहीं हो जाता। सेकंड, हमारे पास साइक्लोप्लेजिक्स है, ठीक है, अभी भी डिस्कस किया कि साइक्लोप्लेजिक से आपके पास जो है अकोमोडेशन उसकी रिलैक्स हो जाएगी। थर्ड, हमारे पास सिजरिंग शेडोज़ है, जो मैंने उधर कहा था मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपके पास रिफ्लेक्स जो है या मूव टूवर्ड और अवे आपको नज़र आएगा, जिस तरह ब्लेड्स ऑफ सिजर नहीं होते, ठीक है। ये वाले पॉइंट जब मिलते हैं तो पीछे वाले जो है वो खुल जाते हैं। इसी तरह रिफ्लेक्स जो है आपको इस तरह का कुछ दिखाई देगा और ये आपके पास जो है ना मिक्स्ड एब्रेजन की वजह से आपको नज़र आ रहा होता है। और ये करेक्ट आपके पास जो है ना बहुत आसान तरीका है कि प्यूपिल आपका ज़्यादा डायलेट हुआ होता है, उस वजह से होता है। तो प्यूपिल अगर आपका नॉर्मली अनडायलेट हो तो उसमें आपको सिजरिंग शेडोज़ नहीं नज़र आएंगे। स्फेरिकल एब्रेजन्स आपको जो है नॉर्मल में भी जो है एब्रेजन्स होते हैं, लेकिन स्फेरिकल एब्रेजन्स जब आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो भी हमारे पास
रेटिनोस्कोपी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये एब्रेशंस आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव एब्रेशन में आपके पास जो है सेंट्रल में ज़्यादा होते हैं और नेगेटिव में आपके पास पेरिफेरल में एब्रेशन ज़्यादा होते हैं। पॉजिटिव में इसके अलावा एक डायग्राम में है कि आपके पास जो है मायोपिया जो है वो सेंटर में होता है और हाइपरमोपिया जो है वो पेरिफेरल जो है फोकस हो रही होती है रेस। इसके अलावा कन्फ्लिक्टिंग शेडोज़ आपके पास इरेगुलर स्टिग्मेटिज्म की वजह से आपके पास के कन्फ्यूजिंग से शेडोज़ आपको नज़र आ रहे होते हैं। ट्रायंगुलर शेडोज़ भी आपको क्या नज़र आ सकते हैं जब आपके पास कॉर्निया जो है कॉन शेप हो जाए या केराटोकोनस की कंडीशन में आपको यूजुअली ट्रायंगुलर शेडोज़ जो है दिखने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक जो है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम ऑटोरेफ को जो ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर है उसको देखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआ में याद रखें।